नमस्कार, मैं सोनाली और आप देख रहे हैं केकेडी न्यूज। तो मुद्दे की चर्चा का वक्त हो चला है जिसमें हम चुनावी राज्यों में जो विधानसभा चुनावी राज्य हुए हैं, अभी विधानसभा में जितने भी घोषणा पत्र को लेकर के जितनी भी बातें कही गई थी वो कहीं ना कहीं भाजपा ने सत्य साबित कर दिया है। तो 3 दिसंबर को भाजपा ने अपने इतिहास के पन्नों में दर्ज कर लिया है और जिस 2024 के फाइनल से पहले सेमीफाइनल में जीत के लिए पार्टियों ने कमर कस करके रखी हुई थी, वो हिसाब किताब भी अब पूरा हो गया है और भाजपा ने चारों राज्यों में से 3 राज्य को जीतकर इतिहास भी बना लिया है, जिसको देखकर सियासी गलियारे में घमासान मचा हुआ है। क्योंकि भाजपा के प्रशंसकों के आगे तो एग्जिट पोल भी अब हार मान चुकी है, जिसका सहारा लेकर भाजपा पर विपक्ष द्वारा कई तरह के आरोप भी लगाए जा रहे हैं। कुछ नेताओं का कहना है कि भाजपा जब किसी भी एग्जिट पोल में नहीं जीत रही थी तो इतने भारी मतों से कैसे जीत गई, वो भी 3 राज्यों में। विपक्ष का एक और आरोप यह भी है कि भाजपा ने ईवीएम मशीन में कोई झोल तो किया था और वोटों की मतगणना में भी झोल किया था, जिसकी वजह से भाजपा जीत रही है। तो इस गंभीर मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ तमाम मेहमान मौजूद है। बीजेपी से दिनेश बाजपेयी जी, कांग्रेस से पवन जी और सपा से देवेंद्र जी। आप सभी मेहमानों का मुद्दे की चर्चा में बहुत स्वागत है। दिनेश भाटी जी, हमारा सबसे पहला सवाल ये है कि भाजपा ने इस प्रचंड जीत को हासिल किया है, जिसके बाद विपक्ष कई तरह के आरोप लगा रहा है, तो क्या ये बौखलाहट जो है विपक्ष की वो 2024 से पहले का डर बता रही है? जी दिनेश जी। दिनेश जी, अपने माइक को अनम्यूट कर लीजिए। जी दिनेश जी, हमारा सवाल यह है कि विपक्ष भाजपा के इस प्रचंड जीत के बाद बौखला गया है और भी ज्यादा, तो क्या गठबंधन में ये जो सुगबुगाहट नजर आ रही है वो 2024 के पहले की ये जो तैयारियां है वो कहीं ना कहीं शुरू कर दी गई है और ये जो बौखलाहट है उसको देख करके भी मची हुई है? बिल्कुल सोनाली, आज अभी इनके INDI के जो गठबंधन है उसकी ममता बनर्जी ने जो अभी बयान दिया है आज ही, उससे ये स्पष्ट हो गया है कि 2024 इनका जो है वो बिखरने वाला है और जो बौखलाहट है, बौखलाहट का ही परिणाम है कि उजुल फुजुल के बयान दे रहे हैं। जी, लेकिन ये जो कई तरह के और सवाल उठाए जा रहे हैं, एग्जिट पोल पर भी सवाल उठाया जा रहा है दिनेश जी, तो ये भी एक बहुत बड़ी बात है क्योंकि भाजपा ने ये जो प्रचंड जीत हासिल की है, इन तीनों राज्यों में जीत हासिल की है, उसके बाद ये सवाल उठाया जा रहा है क्योंकि एग्जिट पोल में ऐसा कुछ भी दिखाया नहीं जा रहा था भाजपा के लिए कि भाजपा छत्तीसगढ़ में और राजस्थान में आ पाएगी। हालांकि मध्य प्रदेश के लिए तो साफ बताया जा रहा था कि वहां पर एग्जिट पोल में मध्य प्रदेश में भाजपा आ रही है, लेकिन बाकी के 2 राज्यों की बात करें तो वहां पर भाजपा नहीं आ रही थी, जिसको लेकर के विपक्ष कई तरह के सवाल भी उठा रहा है। सोनाली जी, विपक्ष का काम ही है सवाल उठाना। और देखिए, ये भारत के लोकतंत्र का है और लोकतंत्र में जनता अब इतनी परिपक्व हो गई है, इतनी मैच्योर हो गई है कि किसको वोट देना है, किसको जिताना है, वो जनता पहले ही तय कर लेती है। जनता आज पार्टियों के मैनिफेस्टो जो आते हैं उसको देख के ही समझ जाती है कि ये लोग क्या करने वाले हैं और इसका धरातल पे कितना इम्प्लीमेंट होगा। रही बात ये जो कह रहे हैं, ये जिस प्रकार से आप कह रहे हैं, आरोप लगा रहे हैं, पहले इन्होंने ईवीएम पे आरोप लगाया, ईवीएम को बदनाम करने की जितनी कोशिशें करनी थी करके थक चुके हैं। अब एग्जिट पोल पे तो आप जानते ही हो, एग्जिट पोल जो होता है वो पार्टी नहीं करती है, एग्जिट पोल मीडिया संस्थान करते हैं, स्वतंत्र एजेंसियां करती है। तो अब इनको अपनी हार का ठीकरा कहीं ना कहीं फोड़ना है, तो ये एजेंसियों पे फोड़ेंगे, उससे पहले ईवीएम पे फोड़ते थे, लेकिन इनका तेलंगाना में जो आ गई है इसलिए ईवीएम का रोना भी नहीं रो सकते हैं। इसके बावजूद भी कई नेता ऐसे हैं, कई प्रवक्ता ऐसे हैं जो ईवीएम का रोना अभी भी रो ही रहे हैं कि ईवीएम में गड़बड़ी की गई है, एग्जिट पोल भी फेल हो गया है भाजपा के आगे और एग्जिट पोल भी अब गलत साबित हो गया है। तो हमारा सवाल अब आपसे है। जी बताइए। जी सोनाली जी, ये अब इनके रोने की चिंता भी नहीं करनी चाहिए, ना मीडिया को करनी चाहिए, ना भाजपा को करनी चाहिए, और भाजपा इनके रोने की चिंता करती ही नहीं है। और जिस प्रकार से पहले ये गोदी मीडिया और मीडिया खरीदा हुआ बिकाऊ मीडिया कहते थे, लेकिन जिस प्रकार से मीडिया के इतने लांछन लगाने के बावजूद भी
आज जिस प्रकार से हमारा लोकतंत्र मजबूत हो रहा है, उसी प्रकार से देश का मीडिया भी स्वतंत्र, स्वायत्त और मजबूत हो रहा है। तो इनके आरोपों से ना मीडिया को डरना है, ना इलेक्शन विभाग को डरना है, ना इनके आरोपों से जी देवेंद्र जी, एक सवाल ईवीएम हमारा बदनाम होंगे, आपसे। कैसे पोल बदनाम होंगे। जी देवेंद्र जी, हमारा एक सवाल अब आपसे है कि भाजपा के प्रशंसकों के आगे और ये जो गुप्त वोटर्स हैं उनके आगे एग्जिट पोल भी हार मान चुकी है, तो अब गठबंधन क्या करेगा और गठबंधन किस तरह से अपनी तैयारियों को जारी रखेगा? देखिए, हम लोगों की लड़ाई विचारधारा की लड़ाई है जी। उस विचारधारा की लड़ाई को हम लड़ते रहेंगे। विगत 18 वर्षों से भाजपा ने महंगाई, बेरोजगारी, बेतहाशा वृद्धि कर दी। नारी उत्पीड़न में मध्य प्रदेश नंबर 1 था। इसके बावजूद जो है लाडली बहना को लुभावने सपने दिखाकर उनको 2-4 महीने की किस्त देकर मतदान को प्रभावित किया गया, जबकि जनादेश जो है भाजपा के खिलाफ था। जनादेश को एन केन साम दाम दंड भेद से इन्होंने जो है जनादेश को प्रभावित करने का काम किया। दूसरी बात जहां तक है, मैं निर्वाचन आयोग से भी ये गुजारिश करना चाहूंगा कि आम चुनाव के 6 महीने पहले ये जो लुभावनी घोषणाएं की जाती हैं प्रजातंत्र को जो है खरीदने के लिए लोकतंत्र को, ऐसी लुभावनी घोषणाओं पे वेल लगाना चाहिए चुनाव के 6 महीने पहले। ये ऐसी घोषणाएं तो देवेंद्र जी, ऐसी घोषणाएं तो हर सरकार करती हुई आई हैं, और अगर हम बात कर ले कांग्रेस की तो ऐसी घोषणाएं कांग्रेस भी करती है, और सपा और जितनी पार्टियां हैं बाकी की वो भी ऐसी घोषणाएं करती रहती हैं। तो कांग्रेस के हार से इतना बौखलाया हुआ है गठबंधन पूरा का पूरा कि उसमें सुगबुगाहट साफ देखी जा सकती है। लेकिन अगर घोषणाओं की बात करें तो ये घोषणाएं तो हर पार्टी करती है। चुनाव के 6 महीने पहले सभी पार्टियों को एक स्वस्थ लोकतंत्र की परंपरा को अपनाते हुए घोषणाओं पे बैन लगाना चाहिए, तभी निष्पक्ष चुनाव देश के अंदर हो पाएंगे। अगर लोकसभा की बात करें, लोकसभा की बात करते हैं देवेंद्र जी, तो लोकसभा चुनाव में आप लोगों के लिए ये चुनौती कितनी कठिन होने वाली है? क्योंकि अभी आप सभी ने देखा कि भाजपा ने ये जो 5 राज्यों में 3 राज्य को जीत करके प्रचंड बहुमत से जीत हासिल की है, उसके बाद से ये बौखलाहट साफ देखी जा सकती है कि मीटिंग बुलाई जा रही है। भाजपा ने कुछ हिंदी भाषी बेल्ट में बस जीत हासिल की है जी। इसमें बहुत घबराने की बात नहीं है। अभी पूरा देश दिनेश जी, एक सवाल ये भी है कि विपक्ष जो है वो लगातार कई तरह के आरोप लगा रहा है। अगर हम बात करें ईवीएम की, तो ईवीएम की भी बात कही जा रही है, उसके अलावा एग्जिट पोल की भी बात कही जा रही है। अगर उसके अलावा बात कर ले मतगणना की, तो मतगणना की भी बात कही जा रही है, क्योंकि मतगणना के लिए लेकर के कल अशोक गहलोत जी ने एक बड़ा बयान दिया था। उन्होंने कहा था कि वो इसकी समीक्षा भी करेंगे। इनके देवेंद्र जी के सवाल का जवाब दूंगा। इन्होंने कहा कि भाजपा केवल उत्तर भारत और हिंदी भाषी क्षेत्रों में आती है जी। तो मैं इनको स्पष्ट कर दूं कि भाजपा के सामान्य कार्यकर्ता ने तेलंगाना के मुख्यमंत्री केसीआर को बड़े मार्जिन से हराया है। सिटिंग सीएम को 10 साल से जो कंटिन्यू सीएम है उसको भाजपा ने तेलंगाना दक्षिण भारत में हराया है, ये भी जानकारी कर लीजिए देवेंद्र जी। और रही बात मतगणना की, तो ईवीएम का रोना, मतगणना ऐसे हुई वैसे हुई, ये सारे तो हार के बाद में अपनी जिम्मेदारी से बचते हुए ठीकरा चुनाव विभाग पे डालना है इनको। इसलिए इस प्रकार के ये जो अपना विलाप कर रहे हैं, इससे कुछ भी होने वाला नहीं है। जनता ने अपना मैंडेट दिया है स्पष्ट रूप से भाजपा के पक्ष में, और ये हार इनको दिल से स्वीकार करनी चाहिए। अगर अशोक गहलोत जी की बात करें तो उन्होंने कल पहले इस्तीफा देने की बात कही, उसके बाद उन्होंने गड़बड़ी की भी बात कही, और फिर उन्होंने कहा कि वो समीक्षा कराएंगे इस चीज की। पूरे 5 साल तक राजस्थान में अशोक गहलोत और सचिन पायलट की गड़बड़ी की ही सरकार चली है जी। और अशोक गहलोत मतगणना और
को दोष देने की बजाय 5 साल अपने सरकार पर ध्यान देते, राज्य की सुशासन पे ध्यान देते, राज्य की कानून व्यवस्था पे ध्यान देते, राज्य के युवाओं के सपनों पर ध्यान देते, राज्य के किसानों पे ध्यान देते, तो आज इनको इस बात का चिंतन करने की आवश्यकता नहीं होती। अशोक गहलोत जी कह रहे थे कि मुझे कुर्सी क्या करूं, कुर्सी छोड़ती नहीं है, लेकिन जनता ने कुर्सी उनके नीचे से खिसका दी है। अब सिवाय इस्तीफा देने के इनके पास में कोई चारा नहीं बचा था और इन्होंने कल इस्तीफा भी दे दिया। पवन जी, हमारा सवाल आपसे है, लोकसभा चुनाव में अब कुछ ही वक्त बचा हुआ है और विधानसभा चुनाव के नतीजे भी आ गए हैं, तो विधानसभा चुनाव में जो हाल दिखा है उसको लेकर के किस तरह से अब आगे की तैयारियां की जाएंगी और ये आगे की चुनौती जो है वो कितनी मुश्किल होने वाली है? 3 अंदाज। जी पवन जी। अभी हम हाल की समीक्षा कर रहे हैं और जो हाल जो जनादेश हमको मिला उसको हम स्वीकार करते हैं। कहाँ गलती, क्या गलती हुई, किसने हुई, ये समझ से परे है। लेकिन मैं खुद भी वहाँ पे मतगणना में था कल। आप सुन पा रहे हैं मेरी आवाज? जी जी जी, आपकी आवाज आ रही है। मैं खुद मतगणना में था। कई जगह हमारे जो मतगणना चल रही थी वहाँ पे ऐसी मशीन आई जो 99% बैटरी चार्ज थी। अब मेरे ये समझ में नहीं आता कि जब से पहले दिन से जब मशीन चालू हुई, सुबह 7 बजे से लेकर के शाम को 6 बजे तक मतदान हुआ, उस मशीन की डिस्चार्ज क्यों नहीं हुई? वो 99% चार्ज थी। 13 दिन बाद बैटरी पैक होने के बाद भी जब उसको स्ट्रॉन्ग रूम में रखा तब वो खुल के वापस बाहर आती है 99% बैटरी। ऐसी कैसी मशीन है ये जिसकी बैटरी भी कम हो रही है? मतलब कहीं न कहीं ईवीएम संदिग्ध तो है, लेकिन हम फिर भी को स्वीकार करते हैं कि कोई स्वीकार जनादेश जनता ने दिया है। अब समझ में नहीं आता कि हुआ क्या। दिनेश जी, अभी आपने सुना कि ईवीएम में कुछ तो गड़बड़ी है, विपक्ष ये आरोप लगातार लगा रहा है, और अभी पवन जी की भी बात आपने सुनी है। दिनेश जी, जवाब दीजिएगा। थोड़ा बहुत इनको कहिए कि अपना ज्ञान अपडेट करे हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस जो होता है उसकी बैटरी का कैपेसिटी होती है, उनका जो मतदान हो गया उसके बाद में इनको स्टोर रूम में रख देते हैं और उनको ऑन नहीं रखते हैं, उनको ऑफ करके रखते हैं, और जब वापस काउंटिंग होती है तो अरे श्रीमान जी, सुबह 7 बजे मैंने भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस देखी है, मैंने भी इलेक्ट्रॉनिक मोबाइल देखा है, तभी देखा। सुबह 7 बजे कोई चीज चालू होती है तो बीच में चार्ज नहीं होती। सुबह 7 बजे से लेकर 6 बजे तक मशीन चालू थी। आज ऑन कर दिया, फुल ऑन है, रख दिया, 2 दिन के बाद में उसको वापस स्विच ऑन करोगे। अरे तो ऑफ करने के बाद भी 1% डाउन होती है, वो 99% तक खुला दी। वो कोई सामान्य कोई टॉय खिलौना तो है नहीं कि उसकी बैटरी खिलौना खेला और हो गए। जब उससे काउंटिंग हो रही है, उससे मतदान हो रहा है, हाँ, मतलब 100% खाली 1% भी है, वो उसमें वोटिंग भी हो गया, सब हो गया, 1% डिस्चार्ज भी खाली है। बीजेपी को जा रहा है, अभी लेके आए कि ईवीएम की बैटरी क्यों नहीं डाउन हो रही है। वाह वाह वाह, आपके ज्ञान को देख के हंसी आ रही है। आपके ज्ञान को तो हमने समझ ही लिया है, क्योंकि भूख भ्रष्टाचार के बाद भी आपको लोगों ने वोट दे दिया, तो बड़े सौभाग्यशाली आप। मैं तो चाहता हूँ इतनी बड़ी बेरोजगारी के उसके बाद भी आपको वोट दे दिया। जनता बहुत समझदार है, जनता बहुत समझदार है। जनता आप और हमसे ज्यादा समझती है, और जनता के मत को आप जनता समझती नहीं, जनता भोली है। उनको आपने बड़े बड़े सपने दिखा दिए, 1250 लाडली बहना के डाल दिए, इसलिए जनता बहकावे में आ गई है। जनता को आप सबक सिखाएंगे, उनसे वसूली करेंगे। महिलाओं के साथ दुश्मन। अभी आप थोड़े दिन बाद जो है 1200 के बिजली के बिल दोगे, 1300 में टंकियां दोगे, 1500 में सब वसूली कर लोगे। जितने आपने 5 महीने में दिए उसका आप 1 महीने में वसूली कर लोगे। ये आपके अंदर हुनर है। दिनेश जी, एक और बात विपक्ष लगातार कह रहा है कि अगर किसी भी एग्जिट पोल में नहीं जीत रहे थे, कई दिनों से एग्जिट पोल दिखाए जा रहे थे और कई जगहों के एग्जिट पोल भी दिखाए जा रहे थे, इन 5 राज्यों के दिखाए जा रहे थे, उसमें कहीं भी भाजपा का छत्तीसगढ़ में और राजस्थान में नहीं दिखाया जा रहा था एग्जिट पोल में कि भाजपा आते हुए दिखाई दे रही है। तो विपक्ष ये आरोप एग्जिट पोल पर भी लगा रहा है। सोनाली जी, एग्जिट पोल जो होते हैं वो जनता की राय लेके किए जाते हैं, और हर एक वोटर अपनी किसको वोट दिया वो बताए, ये आवश्यक भी नहीं है। तो जनता की राय, और जनता की राय से कितने सैंपल आपने जनता से उठाए हैं, उसके आधार पे जो ये सर्वे एजेंसियां हैं वो अपना सर्वे करती है। अब उस सर्वे में हो सकता है कहीं ना कहीं उनके कैलकुलेशन में गलती हो जाती है, अनुमान गलत हो सकते हैं। इसका मतलब ये हो गया कि गड़बड़ी हो गई और आपने
जो चुनाव है वो मैनिपुलेट करके जीत लिए। कितनी बचकानी बातें हैं इनकी, विपक्ष की है ये। जवाब दीजिएगा पवन जी। पता है चैनल को 100 वाली है। तो एग्जिट पोल की भी बातें लगातार की जा रही है, लेकिन अगर मध्य प्रदेश मैडम मेरा एक का सैंपल लिया था, आप तक वालों ने सिर्फ 38,000 लोगों से बात करी और मध्य प्रदेश में टोटल 230 सीटें, एक सीट पे मेरे पोलिंग, जहां से मैं विधानसभा से आता हूँ, 303 पोलिंग है। मतलब अगर वो 303 पे भी नहीं जाता है, वो एक पोलिंग पे भी नहीं, मतलब 38,000 कितना माना अपन। मतगणना से सरकार 38,000 से उनने ये अनुमान निकाल लिया कि मध्य प्रदेश में 165 सीटें आने वाली है। तो वही अगर आ भी क्या है कि सरकार किससे बनती है? सरकार न तो एग्जिट पोल से बनती है, न विभिन्न प्रकार के सर्वे से बनती है। सरकार बनती है मतदान से, और मतगणना में जो परिणाम आता है उससे सरकार बनती है। सैंपल अनुमान के लोग आपको तो सरकार बनती है, सरकार बता देती ईवीएम को सेट है तो जनता ने किया है, और वास्तविकता है मतगणना। जिस दिन भी ईवीएम का उस दिन भाजपा नहीं रहेगी। पवन जी, 2024 की तैयारी अब कैसे की जाएगी? क्योंकि अगर इस लोकप्रियता की बात करें और गुप्त वोटर्स की अगर बात करें हैं, तो एग्जिट पोल भी अब गलत साबित हो चुका है भाजपा के गुप्त वोटर्स के सामने। तो ये वोटर्स 2024 में भी वही काम करेंगे जो उन्होंने अभी विधानसभा चुनाव में किया है। तो 2024 की तैयारियां किस तरह से की जाएंगी? मैडम 2024 की तैयारी में हम जुट गए अभी से, और लगातार तैयारी कर भी रहे, लेकिन कहीं ना कहीं जो हमारे मन में डाउट है, ये जो ईवीएम का डाउट है, बेरोजगारी बढ़ रही है देश में, लेकिन जनता निर्णय ले नहीं पा रही है क्योंकि उसका कोई ऑप्शन ही नहीं है। आप ईवीवी पे इससे लेकिन बार बार पवन जी ईवीएम की बात तो आ रही है। बैलेट पेपर निकाल के देखना, कहीं हर जगह आप जनता कंफ्यूज। पवन जी, बार बार ईवीएम की भी बात आ रही है, लेकिन अगर ईवीएम की बात करें तो तेलंगाना में ऐसा क्यों कुछ नहीं हुआ? क्योंकि तेलंगाना में तो कांग्रेस जीत गई है ना। हेलो जी पवन जी, आपकी आवाज सही नहीं आ रही मैडम। जी पवन जी, हमारा सवाल ये था कि बार बार ईवीएम की बात कह रहा है विपक्ष, बार बार आप लोग ईवीएम की खराबी की बात कह रहे हैं, गड़बड़ी की बात कह रहे हैं, लेकिन अगर तेलंगाना की बात करें तो वहां पर तो कांग्रेस जीती है, वहां पर ईवीएम में क्यों नहीं कुछ किया गया? मैडम यहाँ पे क्या टाइम नहीं मिल रहा ना, 3 तारीख को खुल गया, यहाँ तो टाइम ही 15 दिन का मिल गया, तो आराम से कुछ भी गड़बड़ हो सकती है। दिनेश जी जवाब दीजिए। किस दुनिया में रहते हैं, जरा इनको बताइए कि ईवीएम मशीन की पूरी सुरक्षा होती है, उसका पूरा चुनाव। सर सुरक्षा क्या, आपको मोबाइल आपका हैंग हो जाता है, कोई पैसे निकाल लेता है एटीएम से, आपको पता नहीं चलता, और आप इसे मशीनों की बात करते हो। आप किस युग में जी रहे हो? खोला जाता है चीज का आज समझो, आज मेरी बात सुने, चीन आपको चाहे तो घर पे बैठे बैठे आपके परिवार के सब मोबाइल हैंग कर ले, और आप ईवीएम की बात करते हो। सुरक्षा क्या बंदूक से मारोगे उसे हैकर को? आप जानकारी कर लीजिए, वो चीज हैंग हो सकती है जो ऑनलाइन होती है। ईवीएम ऑनलाइन नहीं है श्रीमान जी, ईवीएम एक ऑफलाइन मशीन है, उसके अंदर डिवाइस से कनेक्ट होती है। पता चल जाता है, एक न्यूज चैनल बताता है कि 2 के नोट में चीफ है, वो भी आप ही का न्यूज चैनल बताता है जो आपने उसको भरोसा। उसके बाद वो न्यूज चैनल बताता है कि 165 सीट आने वाली है भारतीय जनता पार्टी की मध्य प्रदेश में, और आ भी जाती है। इसलिए आप वो वास्तविकता वाली और जो टेक्नोलॉजी का नॉलेज है उस पर तो कम से कम विचार कीजिए। आप विज्ञान को सरासर झुटला रहे हैं, साइंस को झुटला रहे हैं, बड़ी हास्यास्पद बातें कर रहे हैं आप तो श्रीमान। दिनेश जी, एक बात और है कि बार बार धर्म की राजनीति की बात कही जाती है, लेकिन अगर कांग्रेस की बात करें तो कल राहुल गांधी का पोस्टर श्री राम के साथ आपने भी देखा होगा, और कांग्रेस कभी भगवान के अस्तित्व को भी नहीं मानती थी, वो नतीजों के दिन भगवान श्री राम के शरण में थी। सोनाली जी, ये है चुनावी हिंदू। जिस प्रकार बरसात होती है तो मेंढक बाहर आते हैं ना तालाबों से, छोटे छोटे नालों से, नदियों से, इसी प्रकार से ये चुनावी हिंदू है। जब चुनाव आते हैं तब इनको भगवान याद आते हैं। ये तो वो लोग हैं जो चुनावी के ऊपर, कोट के ऊपर चुनावी पहन देते हैं। अब इनके धर्म की आस्था की क्या बातें करें, जिनको ये पता नहीं है कि शिवलिंग पे ऊपर जल कैसे चढ़ाया जाए,
जिनको ये पता नहीं कि आचमन कैसे किया जाए, जिनको ये पता अरे नहीं श्रीमान जी, सनातन धर्म में क्या होता है क्या नहीं होता है, हमसे आपको सीखने की जरूरत नहीं है। हम आपको सिखा सकते हैं। आप तो अभी अभी हिंदू बने हो कुछ सालों में, हम तो जन्मजात हिंदू हैं। हम तो ब्राह्मण है, जनेधारी लोग। अपने अपने सुबह सुबह हनुमान चालीसा का पाठ हुआ है करके और घर से निकलने वाले लोग हैं। मुझे आपके बारे में आचरण पता नहीं, सपना देख रहे हैं, लेकिन उन ये बात हमारे दिखाइए। समाज की मैं गारंटी दे रहा हूँ, जिस समाज से मैं आता हूँ, ब्राह्मण समाज से, उस समाज में हम सुबह पूजा के घर से बाहर नहीं निकलते हैं। आप तो सिर्फ भाजपा के हिंदू, हम तो हिंदूवादी हैं, हम तो जन्मजात हिंदू हैं। आप तो भाजपा के प्रणाली हिंदू जी, खाली अभी आप चुनाव कह के रहे थे टाइम ना कि बन भाजपा जाते हो। धर्म की राजनीति चुनाव के टाइम पे करती है, जय श्री राम, जोर से बोलो, झूठ बोलो, जोर से बोलो, वो वाला सिस्टम है आपका। हम जन्म से हिंदू है, आप भाजपा के हिंदू है। अब धर्म की राजनीति तो शुद्ध रूप से कांग्रेस कर रही है और उस पे भी वो मात खा रही अपने है। फायदे के लिए सिर्फ भगवान श्री राम को आपने कि राम को लाने वाले तो भगवान खुद आए। कहीं आप का राम को नहीं लेके रही आए। है, इसलिए ये उजुल फुजुल की बातें करे और हार के कारण से इन सब के दिमाग बौखला गए हैं। इसलिए कभी ईवीएम पे, कभी एग्जिट पोल पे, कभी किसी और चीज पे अनगल बयान देते हैं और आरोप लगाते हैं, जिसका कुछ भी होने वाला नहीं है। इनको इन बातों की बजाय अपनी जो उनकी पार्टी की विचारधारा है, जिसको देश की जनता ने नकार दिया है, उस पर पुनर्विचार करना चाहिए, उस पर मंथन कीजिए। तो अब आगे की रणनीति क्या होने वाली है पवन जी, क्योंकि 2024 बेहद नजदीक है और अगर 2024 की बात करें, चुनाव लड़ेंगे इस बार पूरे भारत में। गठबंधन की बात करते हैं जी पवन जी, गठबंधन की अगर बात करें तो गठबंधन किस तरह की रणनीतियों के साथ अब काम करेगा? जो भी मैडम बैठक होगी, आगे रणनीति तय करेंगे। जो भी अच्छा होगा, जो देश के हित में होगा, जो आम जनता के हित में होगा, किसान के हित में होगा, युवाओं के हित में होगा, महिलाओं के हित में होगा, वो काम हम आगे बढ़ के रूपरेखा बनाएंगे और इंडिया गठबंधन के साथ चुनाव एक पूरे भारत में एक साथ लड़ेंगे। अगर इन राज्यों में हार के मुख्य कारण की बात करें तो वो सारे मुख्य कारण क्या होंगे पवन जी? क्योंकि अगर इन सारी चीजों को हटा दे, अगर हम ईवीएम की बात हटा देते हैं, एग्जिट पोल की बात हटा देते हैं, तो कौन सी ऐसी कमी है जो रह गई है जिसे पूरा करने की जरूरत है? शायद हम लोग बात को सही से पहुंचा नहीं सके जनता तक, ये हमारी कमी रही है। अगर हम हमारा पूरा जो हमारे वचन पत्र अगर जनता तक समझाते, अच्छा था पहुंचा पाते, तो शायद आज कुछ तस्वीर कुछ ये कमी रही होगी। लेकिन मुझे इस कमी पर कम विश्वास है। लेकिन फिर भी आप जो सवाल पूछते हैं उसके आधार पर बता रहा हूँ कि हम अपनी बात जनता तक सही से नहीं रख पाए। लेकिन कई सारे रैलियां की गई थी, कई सारे जनसभा को संबोधित भी किया गया, वही सारे काम भाजपा ने भी किए थे, तो उसके मतलब ये इतना बड़ा अंतर कैसे आ गया? क्योंकि वही सारी रैलियां तो कांग्रेस ने भी की, कांग्रेस के नेताओं ने भी की। अगर बात कर ले प्रियंका गांधी, राहुल गांधी की, तो इन दोनों नेताओं ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया इसमें और ताबड़तोड़ रैलियां की, तो ये कैसे अलग हो सकता है? ठीक है, वो मैं कहता रहा हूँ, हम बात को सही से रख नहीं पाए। और जो लाडली बहना का जो इनका योजना है, हम तो चाहते हैं शिवराज सिंह जी को कि भाई आप जैसे पर वापस मुख्यमंत्री बने, महिलाओं को तुरंत 3,000 रुपए महीना चालू करें, ताकि हम हमारी महिला सशक्त बन सके, हमारी नारी शक्ति का सम्मान हो, वो खुद अपने पैरों पर खड़े हो सके। तो मेरा तो शिवराज जी से एक ही निवेदन है आपके माध्यम से, भाई केकेडी न्यूज अगर वो भी सुन रहे हो तो कि जब भी वो मुख्यमंत्री बने 2-4 दिन में, पहला फैसला ये करे कैबिनेट में के लाडली बहना के 3,000 रुपए करे, किसानों के गेहूं को 27 में तोले इस बार, ताकि किसान हमारा समृद्ध बनेगा। महिलाओं को शक्ति डिमांड तो आपने कर दी पवन जी, ये डिमांड आपने कर दी। भाजपा भी लाडली बहन योजना लेकर के आई और लाडली बहन योजना के तहत वो महिलाओं को लाभ तो दे रही है, लेकिन किसी ने भी ये बात नहीं कही कि इन महिलाओं को जिनको वो लाभ दे रहे हैं उनको वो इसकी जगह पर रोजगार देंगे, जिसके बल पे वो खुद कमा सकेंगी और खुद अपना अच्छा कर सकेंगी। ये बातें आप लोगों को कब याद आएंगी कि ये सारे काम करने से उनका शायद भविष्य और सुधर जाएगा, फिर किसी भी सरकार को 1,000, 1,500 या 3,000 रुपए देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जी पवन जी। दिनेश जी आप जवाब दीजिएगा, ये सवाल हमारा दोनों ही लोगों से है कि आप लाडली बहन योजना लेकर के आई भारतीय जनता पार्टी ले, और वही बात कांग्रेस भी कर रही है कि 1,000 नहीं अब 3,000 देने को कहेंगे, उसके बाद महिलाएं जो हैं वो कहीं ना कहीं प्रभावित हो जाएंगी। पर ये कहां तक सही है? महिलाओं को इससे कहीं भी आत्मनिर्भर बनाने की बात नहीं हो रही है, ना ही उनको रोजगार देने की बात हो रही है। अगर उनको रोजगार मिलेगा तो वो खुद के बल पे कमा सकेंगी शायद 3,000 रुपए।
तो ये जो सबसे बड़ा सवाल है कि ये जो इस देश के नेता कर रहे हैं, इस देश की जो राजनीतिक पार्टियां कर रही हैं, ये कहां तक सही है कि एक महिला को स्वावलंबी बनाने के लिए और सशक्त बनाने के लिए उसको हर महीने 1000 रुपए सरकार की ओर से दी जाए, और अगर कोई पार्टी हार गई है तो 3000 रुपए देने की घोषणा कर दे कि उसके बाद वो मुख्यमंत्री बन सके, प्रधानमंत्री बन सके। लेकिन इससे महिलाएं कहां तक सशक्त होंगी, महिलाओं को इससे कहां तक लाभ मिलेगा? क्योंकि सवाल यह है कि बेरोजगार है महिलाएं भी और बेरोजगार है युवा भी, हर दूसरा इंसान आज बेरोजगार है। तो ये क्या 1000 रुपए देने से उनको रोजगार मिल जाएगा, उनकी जितनी भी समस्याएं हैं वो कम हो जाएंगी? इसकी जगह पर क्या करना चाहिए इन राजनेताओं को, और क्या सच में वाकई में इनको इसकी जगह पर रोजगार देना चाहिए? इस पर सोचने की बहुत ज्यादा जरूरत है। आपको बता दें 5 राज्यों में चल रहे विधानसभा चुनाव का विजयी शंखनाद बज चुका है, जिसमें भाजपा ने 3 राज्यों को जीत का एक तरफा डंका बजा दिया है और विपक्ष को 2024 के फाइनल मैच के लिए ललकार भी दिया है। इस नतीजे के बाद अब भाजपा और विपक्ष के बीच मुकाबला और भी ज्यादा कड़ा हो गया है, जिसे देखना और भी ज्यादा दिलचस्प होगा। जितना कि विधानसभा के रिजल्ट को देखने में आनंद आया है जनता को, वहीं चुनाव के नतीजे जनता के भरोसे और विश्वास पर निर्भर करते हैं कि आखिर जनता किसको विजेता बनाना चाहती है और सियासत की गद्दी पर किसको बिठाना चाहती है। लेकिन इस बीच नेताओं की लोकप्रियता और जनता के बीच उनकी छवि पर भी सबसे ज्यादा निर्भर करती है, क्योंकि भाजपा के इस प्रचंड जीत के बाद हर कोई प्रधानमंत्री के नेतृत्व और लोकप्रियता की ही बात कर रहा है। और ये सबसे बड़ी बात जो निकल करके सामने आई है, मोदी की गारंटी और मोदी की लोकप्रियता। कहीं ना कहीं भाजपा इन 3 राज्यों में जीत हासिल कर पाई है, तो वो एक इसी गारंटी पर हासिल कर पाई है, जिसके लिए विपक्ष को भी बहुत ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है और सोचने की जरूरत है। तो फिलहाल के लिए नमस्कार, देखते रहिए केकेडी न्यूज।